जब भी मतलब सोचिए, जब किसी स्मार्टफोन की बैटरी एकदम 1% पर आ जाती है तो स्क्रीन पर एकदम से एक लाल रंग की लाइट चमकने लगती है। अरे हाँ, वो पैनिक मोड ऑन हो जाता है एकदम। बिल्कुल, एक पैनिक सा ट्रिगर होता है। हम तुरंत चार्जर ढूंढने लगते हैं, आसपास के सॉकेट पर नजर दौड़ने लगती है कि भाई कहाँ लगाएं इसे। समस्या एकदम स्पष्ट होती है और उसका समाधान भी। सब कुछ बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ है। सही कहा आपने। मतलब तकनीक हमें बहुत ही साफ एकदम विजुअल संकेत देती है कि ऊर्जा खत्म हो रही है और अब सिस्टम को रीबूट या रिचार्ज करने की सख्त जरूरत है। लेकिन जरा सोचिए, जब बात हमारी अपनी मानसिक बैटरी की होती है, मतलब जब हम ऑफिस की किसी बेहद तनावपूर्ण वो जो घंटों लंबी मीटिंग होती है ना, हाँ, उसमें बैठे हों, वो एंडलेस मीटिंग्स, या फिर शहर के उस भयानक रेंगते हुए ट्रैफिक में फंसे हों जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, तब हमारे माथे पर कोई लाल बत्ती नहीं जलती। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। कोई अलार्म नहीं बजता वहाँ। कोई अलार्म नहीं बजता, बस अंदर ही अंदर एक भयानक खोखला कर देने वाली थकान महसूस होने लगती है और फिर हम सीधे एक जिसे कहते हैं ना मेंटल ब्रेकडाउन या बर्नआउट, उसका शिकार हो जाते हैं। और विडंबना देखिए, इस मानसिक थकान को हम आज के आधुनिक जीवन का डिफॉल्ट मान चुके हैं। मतलब एक धुंधली सी स्थिति बन गई है जहां इंसान को लगता है कि स्ट्रेस या तनाव तो जीवन का हिस्सा है ही और हम बस इन बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। बिल्कुल, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी हार मान लेने वाली मानसिकता को डीकोड करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई टिपिकल टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी हैक वाली किताब नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत विचारोत्तेजक और गहरा दस्तावेज है जिसका शीर्षक है चिंता से नहीं, चिंतन से होगी राह आसान। और हमारा मिशन आज उन 5 अव्यवहारिक और आध्यात्मिक सूत्रों को समझना है जो रोजमर्रा की इस उथल-पुथल के बीच हमारी उस मानसिक लाल बत्ती को जलने से रोक सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत ही प्रासंगिक होने वाली है क्योंकि ये दस्तावेज दुनिया को बदलने की बात नहीं करता, बल्कि उस लेंस को बदलने की बात करता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। हाँ, नजरिए की बात है पूरी। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहला और सबसे गहरा प्रहार हमारी सेल्फ आइडेंटिटी यानी आत्म पहचान पर किया गया है। हाँ, और यहीं से इस दस्तावेज का सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। इसमें बाबा के हवाले से एक बात कही गई है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए इंसान को खुद को जीरो समझना चाहिए और एक हीरो की तरह अपना रोज का पार्ट या किरदार बजाना चाहिए। जीरो और हीरो सुनने में बहुत कैची लगता है। वही ना, पहली बार सुनने में ये महज एक तुकबंदी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत सॉलिड है। अगर हम जीरो शब्द की गहराई में जाएं, तो यहाँ इसका अर्थ खुद को कमतर आंकना या महत्वहीन समझना बिल्कुल नहीं है। तो उसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? दस्तावेज के अनुसार जीरो का अर्थ है एक बिंदु या शुद्ध चेतना, मतलब एक आत्मा। जब इंसान खुद को महज एक शरीर या एक पदवी जैसे कोई टाइटल होता है वो मानने लगता है, तो वो अपने साथ एक बहुत भारी चीज जोड़ लेता है और वो है अहंकार। बाप रे! और अहंकार को हर रोज ढोना, उसे चोट लगने से बचाना, लोगों की नजरों में उसे बनाए रखना, ये तो दुनिया का सबसे थका देने वाला काम है। यकीनन। जब कोई व्यक्ति खुद को सिर्फ एक सीनियर मैनेजर या डॉक्टर या फिर घर का मुखिया मानकर हर पल जीता है, तो उसके हर फैसले में ये डर शामिल होता है कि लोग क्या कहेंगे या मेरी इमेज का क्या होगा। एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है हमेशा। बिल्कुल। तो जीरो बनने का मतलब है इस भारी ओवरकोट को उतारकर बस खूंटी पर टांग देना। आप काम तो पूरी लगन से कर रहे हैं, लेकिन नम्र चित्त होकर। मतलब आप डिटैच हो जाते हैं। हाँ, आप परिणामों से, चाहे वो सफलता हो या विफलता, खुद को अलिप्त या डिटैच कर लेते हैं। इस डिटैचमेंट को समझने के लिए मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी बड़े थिएटर प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। अच्छा, कैसे? जैसे कई बार किसी नाटक में एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, मान लेते हैं उसका किरदार मंच पर सिर्फ झाड़ू लगाने वाले का या कोई बहुत ही साधारण सा रोल है, लेकिन वो उस किरदार में इतनी जान डाल देता है, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करता है कि वो पूरी महफिल लूट लेता है। हाँ, वो सीन स्टीलर बन जाता है एकदम। बिल्कुल, वो उस नाटक का असली हीरो बन जाता है। वो एक्टर मंच के पीछे जाकर इस बात पर नहीं रोता कि अरे मुझे राजा का रोल क्यों नहीं मिला, वो बस अपने पार्ट पर फोकस करता है। ये एनालॉजी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। वो एक्टर जानता है कि मंच पर जो भी हो रहा है वो उसकी असली पहचान नहीं है। वो सिर्फ प्ले है। राइट।
अगर नाटक में कोई दूसरा पात्र उसे बुरा भला कहता है तो वो उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेता, वो जानता है कि ये सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। थ्योरी के स्तर पर ये बहुत अच्छा लगता है कि हम खुद को एक किरदार मान लें, लेकिन असल जिंदगी में काम तो वही साधारण है ना? हाँ, सही बात है। वही रोज की घिसी पिटी रूटीन, वही एक्सेल शीट्स, वही ट्रैफिक। तो सिर्फ खुद को जीरो या एक एक्टर मान लेने से हमारी जो वास्तविक मानसिक थकान है वो कैसे कम हो जाती है? हाँ। शरीर तो आखिर उतना ही काम कर रहा है ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शरीर जरूर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ हमें शारीरिक थकान और ईगो डिप्लीशन के बीच के अंतर को समझना होगा। ईगो डिप्लीशन? हाँ, मनोविज्ञान में ईगो डिप्लीशन का मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को लगातार कंट्रोल करने में खर्च होने वाली मानसिक ऊर्जा। अच्छा, मतलब जो एनर्जी हम खुद को संभालने में लगाते हैं। बिल्कुल। जब हम अपने काम को अपनी पहचान बना लेते हैं तो ऑफिस की राजनीति, किसी सहकर्मी का ताना या काम में हुई एक छोटी सी गलती भी हम पर सीधा प्रहार करती है। हम उस पर रिएक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं। इसमें हमारी बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। बात तो सही है। लेकिन जब हम खुद को जीरो मानकर सिर्फ एक पार्ट निभा रहे होते हैं तो हम उस कॉग्निटिव लोड से बच जाते हैं। हम चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। ऊर्जा का रिसाव वहीं रुक जाता है। मतलब हम कर्म के बीच में हैं, लेकिन उसके भावनात्मक प्रभाव से खुद को इंसुलेट कर लिया है हमने। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक स्थिति है। एकदम सही। लेकिन चलिए इस स्थिति को एक कदम और आगे ले चलते हैं। खुद को उस थिएटर के एक्टर की तरह डिटैच कर लेना ठीक है, लेकिन तब क्या हो जब हमारे आसपास के को एक्टर्स अपनी लाइन ही भूल जाएं या मंच पर ही हम पर असल में चिल्लाने लगे? बाहरी शोर और लोगों के नकारात्मक व्यवहार को कैसे रोकें? और यहीं पर इस दस्तावेज का दूसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा सामने आता है, शुभ चिंतक बनना। शुभ चिंतक बनना? हाँ। ये उस डिटैचमेंट को एक्शन में लाने का एक तरह से प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, स्रोत में भी लिखा है कि एक सच्चा शुभ चिंतक वो है जो कभी किसी की कमजोरी नहीं देखता। अगर कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ या मोह के वश होकर बहुत ही टॉक्सिक व्यवहार कर रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो अपने संस्कारों के कारण परवश है। मतलब वो मजबूर है। यहाँ पर ना ये जो परवश शब्द है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि वो इंसान सचेत रूप से बुरा नहीं है, बल्कि वो अपनी ही कंडीशनिंग, अपने पिछले अनुभवों और अपनी अनसुलझी भावनाओं का गुलाम बन चुका है। यानी वो कंट्रोल में नहीं है खुद के। बिल्कुल। जब हम किसी को इस नजरिए से देखते हैं तो हमारा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। दस्तावेज आगे कहता है कि ऐसे समय में जब सामने वाला गुस्से में उबल रहा हो तो हमें आग में तेल डालने के बजाय रहम का पानी छिड़कना चाहिए। बहुत सुंदर विचार है। उन्हें क्षमा करके मानसिक सहयोग देना चाहिए और उसके साथ ही शुभ चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। यानी खाली समय में व्यर्थ की बातें सोचने के बजाय खुद को सम्मान देना, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे कि क्या सोचना चाहिए? जैसे मन में ये विचार करना कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ या मैं मास्टर शांति सागर हूँ। ये एक बहुत ही गहरी रीफ्रेमिंग तकनीक है। कैसे? देखिए, जब हम किसी को परवश देखते हैं तो हम न्यूरोलॉजिकल स्तर पर अपनी फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को रोक देते हैं। करुणा या दया का भाव असल में हमारे खुद के नर्वस सिस्टम को शांत करता है। अच्छा, तो इसका फायदा सीधा हमें ही हो रहा है। बिल्कुल। और जो सम्मान की बात है वो हमारे अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग कर रहा है लगातार। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। कल्पना करते हैं जब हम ऑफिस में होते हैं और कोई बॉस या सहकर्मी हम पर बिना किसी गलती के जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उस वक्त हम उसे अनदेखा करके मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि मैं मास्टर शांति सागर हूं। ये तो परवश है। क्या ये परिस्थितियों से भागना नहीं है? मतलब क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी या पैसिव होने का लक्षण नहीं है? ऐसा करने से तो हम बस एक डोरमैट बनकर रह जाएंगे जिस पर कोई भी अपने गंदे पैर पहुंचकर चला जाए। ये बहुत ही लाजमी और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आपने। सतह से देखने पर हाँ, ये बिल्कुल पैसिव लग सकता है, जैसे हम हार मान रहे हो या स्थिति से मुंह चुरा रहे हो। वही डरपोक वाली फीलिंग आती है। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें
तो ये डोरमैट बनना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को वापस अपने हाथ में लेना है। वो कैसे? ये शक्ति वापस लेना कैसे हुआ? इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई हम पर चिल्लाता है तो हमारी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया क्या होती है? या तो हम भी पलटकर उसी आवाज में चिल्लाएंगे, या फिर हम सहम कर डिप्रेशन में चले जाएंगे। एकदम सही। और इन दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ, उस सामने वाले व्यक्ति ने हमारे मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने तय किया कि आज हमारा दिन कैसा गुजरेगा, हमारी हार्ट बीट कितनी तेज होगी और हमारा मूड कैसा रहेगा। बाप रे। हाँ, हम तो पूरी तरह से एक विक्टिम बन गए, पीड़ित हो गए। हम उनकी ऊर्जा के प्रभाव में पूरी तरह बह जाते हैं। लेकिन जब हम उस चिल्लाते हुए व्यक्ति को परवश के रूप में देखते हैं, ये समझते हुए कि वो अपने ही स्ट्रेस या ईगो का कैदी है और खुद को मास्टर शांति सागर होने का स्वमान देते हैं, तो हम अपनी बाउंड्री तय कर रहे होते हैं। हम ये सचेत चुनाव कर रहे होते हैं कि सामने वाले का मानसिक कचरा हम अपने अंदर नहीं आने देंगे। अरे वाह, मतलब हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं। बिल्कुल। ये स्थिति से भागना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि हम किस पिच पर खेलेंगे। आप बाहरी दुनिया में एक फर्म जवाब दे सकते हैं, बाउंड्री सेट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आंतरिक मौसम है वो शांत रहता है। अंदर से आप हिले नहीं है। राइट। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि बहुत ही एक्टिव और उच्च स्तर की इमोशनल इंटेलिजेंस है। मतलब हम बाहरी शोर को बलपूर्वक बंद नहीं कर रहे, बल्कि हमने अपने सिस्टम का जो इंटरनल वॉल्यूम कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया है। बहुत सटीक तरह से रखा आपने इसे। हम तय कर रहे हैं कि किस बात को कितनी अहमियत देनी है। ये सच में एक बहुत गहरा नजरिया है। और अगर हम अपनी बैटरी को इस तरह ड्रेन होने से बचा लेते हैं, तो हम असल में अपनी ऊर्जा को संचित कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं। हाँ, और दस्तावेज के अगले हिस्से में इसी संचित ऊर्जा के प्रभाव की बात की गई है, जो सिर्फ हमारे अंदर तक सीमित नहीं रहती, वो बाहर रेडिएट होने लगती है। बिल्कुल। जब आंतरिक दुनिया शांत होती है तो उसका प्रकटीकरण बाहरी दुनिया में होना तय है। दस्तावेज इसे शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल का विज्ञान कहता है। स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आत्मा के 7 मूल गुण होते हैं: प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और जब हम इन गुणों के आधार पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, और धीरे धीरे यही कर्म हमारी वृत्ति यानी हमारा जो एटीट्यूड है उसे गढ़ते हैं। इसे हम मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल लूप के तौर पर देख सकते हैं। वो कैसे काम करता है? देखिए, विचार से भावना बनती है, भावना से एक्शन होता है, और फिर एक्शंस के बार बार दोहराए जाने से आदतें बनती हैं, और आदतें मिलकर इंसान की वृत्ति या उसका स्वभाव तय करती हैं। तो मतलब ये एक चेन रिएक्शन है पूरा। एकदम। जब किसी की वृत्ति इन 7 गुणों से भर जाती है, तो वो इंसान किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बेसलाइन ही पवित्रता और शांति हो जाता है। और इसका असर केवल उस व्यक्ति तक नहीं रहता। इस दस्तावेज में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, मंदिर वाला उदाहरण। हाँ, जब हम किसी पुराने और सिद्ध मंदिर या इबादत की जगह पर जाते हैं, तो वहां कदम रखते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कोई थका हारा इंसान भी वहां जाकर एकदम नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा हम सबने महसूस किया है। ऐसा क्यों होता है? स्रोत समझाता है कि वहां लगातार आने वाले लोगों के शुभ विचारों और प्रार्थनाओं के कारण एक शुद्ध वायुमंडल, मतलब एक कलेक्टिव ऑरा बन चुका होता है। मनोविज्ञान और क्वांटम फिजिक्स भी अब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इंसान का शरीर और मस्तिष्क एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अच्छा। हाँ, हमारी भावनाएं महज हमारे दिमाग तक सीमित नहीं है, वे एक तरह की ऊर्जा तरंगे हैं। जब एक ही जगह पर बहुत से लोग शांति और प्रेम के विचार उत्पन्न करते हैं, तो वे तरंगें उस जगह के वायुमंडल में एक रेजोनेंस पैदा करती हैं। अगर हम इसे आज की आधुनिक दुनिया से जोड़कर देखें, तो ये मुझे एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी की याद दिलाता है। बताइए, क्या एनालॉजी है? ये तो ऐसा हो गया जैसे हम सभी इंसान एक ह्यूमन वाईफाई राउटर बन गए हों। अरे वाह, ह्यूमन वाईफाई राउटर, ये बहुत ही एकदम सटीक और विजुअल एनालॉजी है ना? हाँ। मतलब हम सब लगातार कोई ना कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर हम तनाव में हैं, तो हम पैनिक और स्ट्रेस का सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोग भी एंजाइटी महसूस करने लगते हैं। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी फैलती है। लेकिन अगर हम शुभ चिंतन और शुभ वृत्ति की स्थिति में हैं, तो हम इंटरनेट का डेटा नहीं, बल्कि शांति और सकारात्मकता का मजबूत सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।
और जो भी थके हुए या परेशान लोग हमारे उस नेटवर्क की रेंज में आते हैं, वे ऑटोमेटिक रूप से उस शांति वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए उन्हें किसी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारी महज मौजूदगी ही उन्हें सुकून देने लगती है। इस एनालॉजी ने पूरे कॉन्सेप्ट को सच में बहुत ही सरल बना दिया है, और हम सब ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को कभी न कभी अनुभव किया है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे। बिल्कुल, कुछ लोगों के कमरे में आते ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है, और कुछ लोगों के पास बस चुपचाप बैठ जाने से ही हमारी आधी समस्याएं सुलझी हुई सी लगने लगती हैं। सही बात है। स्रोत यही सलाह दे रहा है कि हमें अपने घर और ऑफिस में जानबूझकर अपना एक ऐसा ही इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो क्या? ये सब बातें सुनने में बहुत ही यूटोपियन लगती हैं। एक आदर्श दुनिया। हाँ, एक ऐसी आदर्श दुनिया जहां हर कोई जीरो बनकर हीरो का रोल कर रहा है, सब एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं और वाईफाई राउटर की तरह शांति ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या असल जिंदगी की भागदौड़ में, जहां ईएमआई भरनी है, डेडलाइंस का इतना भयानक प्रेशर है और गला काट प्रतियोगिता है, वहां ये सब सच में काम करता है? और यही वो बिंदु है जहां इस दस्तावेज की सबसे बड़ी खूबी उभर कर आती है। कोई भी थ्योरी तब तक सिर्फ किताबी ज्ञान है जब तक उसे वास्तविकता की कसौटी पर न कसा जाए। बिल्कुल। और मुझे इस दस्तावेज की जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो है लेखक की अत्यधिक ईमानदारी। हाँ, उन्होंने कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा है। एकदम। उन्होंने कोई हवाई दावा नहीं किया है कि ये 5 सूत्र पढ़ लेने के बाद आप रातों रात कोई हिमालय के संत बन जाएंगे और आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रियलिटी चेक दिया है। हाँ, और एक आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक अभ्यास में अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेखक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि इस पूरी प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने की कोशिश में वे 100% सफल नहीं हुए हैं। 70-80% वे बताते हैं कि घर, ऑफिस और बाजार में आते जाते कई बार उनकी वृत्ति हिली, परिस्थितियों के दबाव में मन के विचार बदले, नकारात्मकता आई और दूसरों की कमजोरियां भी नजर आई उन्हें। ये जो 70-80% का आंकड़ा है ना, ये बहुत कुछ कहता है। हमारा मस्तिष्क हजारों सालों के एवोल्यूशन से गुजरा है, जहां उसका मुख्य काम हमें खतरों से बचाना था। सर्वाइवल मोड। हाँ, हमारा एमिगडाला हमेशा नकारात्मक चीजों को पहले स्कैन करता है। इसलिए 100% हमेशा शांत रहना बायोलॉजिकली भी लगभग असंभव है। लेकिन जो चीज इस 70-80% को भी एक बहुत बड़ी जीत बनाती है, वो है लेखक का अगला पॉइंट। वो क्या है? वे कहते हैं कि इस शुभ चिंतन के अभ्यास के कारण, जहां उनका ध्यान टेंशन पर नहीं बल्कि अटेंशन पर था, जैसे ही उनकी वृत्ति बिगड़ती या वे किसी पर झुंझलाते, वे तुरंत अपनी उस मूल शांत स्थिति में वापस आ जाते। टेंशन और अटेंशन, ये दोनों शब्द ना इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु हो सकते हैं। कैसे? थोड़ा समझाइए इसे। देखिए, टेंशन का मतलब है परिस्थितियों से लड़ना, चीजों को जबरदस्ती अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना, जो अंततः आपको तोड़ देता है। लेकिन अटेंशन का मतलब है माइंडफुलनेस, जागरूक रहना, अपने विचारों को बस ऑब्जर्व करना। और इसी अटेंशन के कारण वो बाउंस बैक कर पाते हैं, रिकवर कर पाते हैं। बिल्कुल। असली सफलता इस बात पे नहीं है कि आपको कभी गुस्सा ना आए या आप कभी विचलित ना हो। तो फिर असली सफलता क्या है? असली मनोवैज्ञानिक सफलता ये है कि जब आप गिरें, जब आपकी शांति भंग हो, तो आप कितनी जल्दी अपनी उस शांत स्थिति को दोबारा हासिल कर सकते हैं। आपका रिकवरी टाइम कितना कम है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या कोई छोटी सी बात आपका पूरा हफ्ता खराब कर देती है, या आप कुछ ही मिनटों में उसे प्रोसेस करके आगे बढ़ जाते हैं? ये अभ्यास असल में उस रिकवरी टाइम को कम करने का विज्ञान है। तो अगर हम इस गहन विश्लेषण को समेटें, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी ही, इंसान है तो मतभेद भी होंगे ही। वो तो है। लेकिन चॉइस यानी चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हर समस्या पर रोते, चीखते, खुद को विक्टिम मानते हुए पूरा जीवन निकाल सकते हैं, या फिर इन मानसिक उपकरणों का इस्तेमाल करके खुशी खुशी परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं। इसे हम एक पूरा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टूल किट कह सकते हैं। हाँ, खुद को एक बिंदु या जीरो समझकर बिना अहंकार के अपना हीरो वाला पार्ट निभाना, दूसरों के गलत व्यवहार को उनकी मजबूरी या परवश स्थिति समझना और उनके प्रति शुभचिंतक बनना। बिल्कुल। खुद को मैं मास्टर शांति साधर हूं जैसे स्वमान देकर अपनी बैटरी को प्रोटेक्ट करना,
और अपने विचारों से ऐसा शुभ वायुमंडल बनाना कि दूसरे भी उसमें सुकून पा सकें। ये सब कुछ असल में अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो मुश्किल जरूर है, लेकिन 70-80% की सफलता के साथ पूरी तरह से अचीवेबल है। और इस टूल किट को हम रोजमर्रा के जीवन में कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अगली बार जब कोई मुश्किल मीटिंग चल रही हो या आप किसी लंबे और थका देने वाले ट्रैफिक जाम में फंसे हों और आपको लगे कि आपकी मानसिक बैटरी एकदम ड्रेन हो रही है, तो याद रखिएगा कि आपके पास इस हीजो पार्ट को एक बिल्कुल नए और डिटैच नजरिए से निभाने का विकल्प हर पल मौजूद है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं उस ह्यूमन वाईफाई और मैग्नेटिक फील्ड वाले विचार को एक कदम और आगे ले जाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए। कल्पना करते हैं कि पिछले 24 घंटों में हमारे दिमाग में आए सभी विचार, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, अचानक एक भौतिक रूप ले लें। फिजिकल फॉर्म। मान लेते हैं कि वे विचार एक रंगीन धुएं या एक चमकते हुए ऑरा के रूप में हमारे शरीर के चारों ओर दिखाई देने लगे। तो जरा सोचिए, उस ऑरा का रंग कैसा होगा, उसकी फील कैसी होगी। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो एक ऐसा मंदिर जैसा शुद्ध वातावरण होगा जहां हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त आके बस चुपचाप सुकून से बैठना चाहेंगे, या फिर वो कुछ ऐसा कंटीला और डार्क होगा जिससे लोग और शायद हम खुद भी दूर भागना चाहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आत्ममंथन करने वाला विचार है। हम अनजाने में ही सही, लेकिन लगातार अपने आसपास की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने विचारों से एक सुकून देने वाला मंदिर बना रहे हैं या एक घुटन भरा कमरा। ये चुनाव हमेशा हमारा ही रहेगा। बिल्कुल। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।